हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पैरासोल जीएस। आज हम फिजिक्स के फोर्थ लेक्चर को करने जा रहे हैं, जिसमें हम फोर्स, न्यूटन्स लॉ, मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जैसे टॉपिक्स को कवर करेंगे। आइए शुरू करते हैं। फोर्स फोर्स क्या होता है? तो फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल एफर्ट है जो कि पुशिंग, पुलिंग, स्ट्रेचिंग के फॉर्म में हो सकता है। ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट को, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसको मोशन में लाता है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसको रेस्ट में भी लाता है। इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, जिसकी वजह से ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसका ऐसा यूनिट जो है वो न्यूटन होता है, और सीजीएस यूनिट जो है वो डाइन होता है। टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस नॉर्मली दो टाइप के होते हैं, एक कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। फर्दर फोर्स का जो कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं वो दो टाइप्स में डिवाइड होते हैं, मस्कुलर और फ्रिक्शनल फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है कि ये फोर्स जो है दो सर्फेसेस के बीच में लगती है। जब दो बॉडी कॉन्टैक्ट में आते हैं तो उसके बीच में ये कॉन्टैक्ट फोर्स लगता है। पहला है मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स क्या होता है? ये ऐसा फोर्स है जब एक बॉडी अपने मसल्स के थ्रू दूसरे बॉडी पे लगाता है। ठीक है। फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। और दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या है कि अगर कोई जैसे कि काट है और वो सरफेस पर रखा हुआ है, तो उन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा काट और सरफेस में, वो फ्रिक्शनल फोर्स होता है। उसी तरीके से नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ये चार तरीके के होते हैं। पहला मैग्नेटिक फोर्स हो गया। मैग्नेटिक फोर्स क्या है कि जैसे कि हम लोगों ने चुंबक देखा हुआ है, उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों होते हैं। तो अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करते हैं और सेम पोल्स रिपेल करते हैं, तो वो एक तरीके का फोर्स है। ठीक है, उसको हम लोग मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। उसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? जैसे कि अगर कोई बैलून है, उसको हम लोग रगड़ के उसको चार्ज करते हैं। ठीक है। और उसमें जब कोई प्लास्टिक वगैरह, बहुत पतले थिन प्लास्टिक वगैरह को जब नजदीक ले जाएंगे तो वो उसमें चिपक जाएगा, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। दिस फोर्स कम्स इनटू प्ले इवन व्हेन बॉडीज आर नॉट इन कॉन्टैक्ट, जैसा कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ग्रेविटी जब फोर्स लगाती है उसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर अगर कोई एप्पल पेड़ पर से गिर रहा है तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण गिर रहा है। न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? ये बहुत क्वांटम लेवल पर होते हैं। ठीक है। एटम्स में जो फोर्सेस लगते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स पे, वो न्यूक्लियर फोर्स होते हैं। इनर्शिया। इनर्शिया क्या होती है? तो इनर्शिया एक बॉडी की इंटरनल टेंडेंसी होती है, जिससे वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन को रेजिस्ट करता है चेंज होने से। ठीक है। इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल अगर देखें तो जैसे कि कोई बस में आदमी बैठा हुआ है, ठीक है, और बस मोशन में है और अचानक रुकती है, तो बॉडी जो है आगे की ओर, फॉरवर्ड की ओर गिरती है। ठीक है। तो उसको रजिस्ट करने के लिए जो इनर्शिया लगती है उसको हम लोग इनर्शिया ऑफ मोशन कहते हैं। ठीक है। इनर्शिया दो तरीके के होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। ये जो मैंने आपको एग्जांपल बताया वो इनर्शिया ऑफ मोशन वाला है। उसी तरीके से इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है कि द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट और अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो अपने रेस्ट के पोजीशन को चेंज होने से रेजिस्ट जो करती है उसको हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हैं। उसी तरीके से इनर्शिया ऑफ मोशन होता है कि ये बॉडी की ऐसी टेंडेंसी होती है जो अपने स्टेट ऑफ मोशन को रेजिस्ट करती है चेंज होने से, उसको हम लोग इनर्शिया ऑफ मोशन कहते हैं। एक और होती है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसमें बॉडी जो है अपने डायरेक्शन को चेंज होने से रोकती है। जैसे कि अगर कोई कार है, कोई कार में अगर कोई पर्सन बैठा हुआ है, ठीक है, और वो कार टर्निंग पे अगर मोड़ती है, तो जो पर्सन है वो बाहर की ओर, मतलब कि टेंजेंशियली जो है, टेंजेंशियली मूव करने की कोशिश करता है। ठीक है। और उसको रेजिस्ट करने के लिए जो इनर्शिया लगती है वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होती है। इनर्शिया एंड मास, इनमें क्या रिलेशन होता है कि जैसे अगर बॉडी का मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। इसका मतलब कि जो इनर्शिया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर बॉडी का मास कम है तो इनर्शिया भी कम होगा। जैसे कि अगर कोई बड़ा पत्थर है, उसको अगर हम मूव करें तो वो ज्यादा रेजिस्ट करेगी अपने आप को स्टेट ऑफ मोशन को चेंज होने से। उसी तरीके से अगर कोई छोटा पत्थर है वो इजिली मूव हो जाएगी। तो ये रिलेशन होता है इनर्शिया और मास में। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। आइए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन देखते हैं। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो, या फिर मोशन में है, तो वो उसी पोजीशन में रहेगा जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है।
It states that an object will continue to remain in the state of rest or uniform motion along a straight line path unless an external force acts on it. जब तक कोई external force उस पर नहीं लगता. इसका एग्जाम्पल है कैरम. कैरम का कॉइन, अगर हम स्ट्राइकर से कैरम के कॉइन को जो एक के ऊपर एक रखे हुए हैं अगर उसको स्ट्राइक करते हैं तो अगर हम सबसे नीचे वाले कॉइन पर स्ट्राइक करते हैं तो वो सिर्फ वही कॉइन मूव करेगी, बाकी सब कॉइन नहीं मूव करेगी. ठीक है. मोमेंटम. मोमेंटम क्या होता है? तो मोमेंटम एक तरह से इम्पैक्ट होता है, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट का उसके वेलोसिटी के थ्रू. ठीक है, कि उसका इम्पैक्ट कितना होगा. अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है मोशन में, ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट कितना होगा. ठीक है, वो मोमेंटम है. इसका जो फॉर्मूला होता है वो P = m/v होता है और इसका जो यूनिट होता है ऐसा यूनिट वो kg/s. ठीक है. इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है कि जैसे कि अगर कोई लाइट वेट व्हीकल है, ठीक है, और कोई हैवी वेट व्हीकल है, जैसे कोई ट्रक हो गया या फिर कोई मोटरसाइकिल हो गया. ठीक है, तो हम जो हैवी ट्रक है उसको मूव करने में हमको ज़्यादा फोर्स चाहिए. वहीं अगर मोटरसाइकिल है उसको मूव करने में हम लोग को कम समय चाहिए. ठीक है, तो ये एक मोमेंटम का ही एग्जांपल है क्योंकि उनका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा मास के हिसाब से. न्यूटन्स का सेकेंड लॉ. न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है? अगर इजी लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो एक बॉडी का एक्सेलरेशन उसके फोर्स पे डिपेंड करेगा कि उसके कितना फोर्स उस पर लगा हुआ है. ठीक है, और उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा उसके मास के. ठीक है, ये ऐसे भी डिफाइन होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स. किसी बॉडी के मोमेंटम में चेंज होना, ठीक है, वो उसके फोर्स के ऊपर डिपेंड होगा. ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है. ये देखिए F = m/a, मतलब कि किसी बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है, वो उस पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा. ठीक है, इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है कि दो बॉल्स हैं, अगर एक टेनिस बॉल और एक क्रिकेट बॉल. ठीक है, ड्यूरिंग द गेम ऑफ टेनिस इफ द बॉल हिट्स अ प्लेयर, अगर टेनिस के गेम में प्लेयर को बॉल हिट करती है, ठीक है, तो वो हर्ट नहीं करती क्योंकि उसका मास कम है. ठीक है, जिसकी वजह से उसका एक्सेलरेशन भी कम होगा. ठीक है, तो उस पर फोर्स कम लगेगा, एक्सेलरेशन उसका फोर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है. ठीक है, और उसी तरीके से अगर कोई बॉडी फास्ट मूव कर रही है, ठीक है, क्रिकेट बॉल की अगर बात करें हम, तो उसका मास ज़्यादा है बॉल का. ठीक है, जिसकी वजह से उसके ऊपर फोर्स भी ज़्यादा लगा होगा. तो उससे अगर वो बॉल किसी पर्सन को लगता है तो वो ज़्यादा हर्ट करेगा क्योंकि उसका मास ज़्यादा है, जिसकी वजह से उसमें एक्सेलरेशन भी ज़्यादा आया है फोर्स की वजह से. ठीक है, तो उसका जो फोर्स का इम्पैक्ट होगा वो बहुत ज़्यादा हाइयर होगा. ठीक है. इम्पल्स क्या होता है कि जब कोई बहुत ज़्यादा फोर्स एक थोड़े से समय के लिए लगती है, ठीक है, तो उसको हम लोग इम्पल्स कहते हैं. ठीक है, इट इज टर्म्ड एज टोटल इम्पैक्ट ऑफ फोर्स, वो टोटल इम्पैक्ट कहलाएगा. ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है इम्पल्स = इंटीग्रेशन ऑफ F/dt. ठीक है, और ये जो इम्पैक्ट है ये चेंज इन मोमेंटम भी कहलाता है. ठीक है, इट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी. इसका एग्जांपल देखते हैं. तो जैसे कि अगर कोई एथलीट जो है वो रनिंग ट्रैक पे दौड़ रहा है, ठीक है, तो उसको नॉर्मली बताया जाता है कि रनिंग करते हुए उसको स्लो डाउन होने के लिए बोला जाता है ताकि उस पर जो इम्पल्स का जो इफेक्ट लगे वो कम लगे. ठीक है. न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या कहते हैं न्यूटन्स का कि व्हेनेवर वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर, सेकेंड ऑब्जेक्ट एक्सर्ट एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट. मतलब जब कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है तो वैसे ही इक्वल और ऑपोजिट फोर्स वही सेकंड वाला ऑब्जेक्ट उस पर लगाता है. इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है रिकॉइल ऑफ अ गन. जब गन फायर होती है तो बुलेट आगे की ओर मूव करता है, उसी समय एक ऑपोजिट फोर्स लगता है बुलेट के द्वारा किस पे, गन पे, जो कि हमें कंधों पर महसूस होता है. व्हेन बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन देन द बुलेट ऑल्सो पुशेस द गन इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. Since the gun has a greater mass than bullet, acceleration of the gun is much less than the acceleration of a bullet. बुलेट का एक्सेलेरेशन ज्यादा होगा और गन का कम होगा क्योंकि गन का मास बहुत ज्यादा है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम.
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है कि अगर कोई सिस्टम है जिसमें दो मास है और उस सिस्टम में जैसे कि मोमेंट में दोनों मोशन में मास, तो उन दोनों का इंटरेक्शन होने के बाद जो मोमेंटम होगा वो इंटरेक्शन से पहले और इंटरेक्शन के बाद दोनों इक्वल होगा, मतलब कि कंजर्व होगा दोनों, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट रिमेन्स कंजर्व बिफोर एंड आफ्टर देयर इंटरेक्शन और कोलिजन प्रोवाइडेड दैट देयर इज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन देम। कंडीशन ये रहती है कि उस पर बाहर से कोई फोर्स ना लग रहा हो। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है रॉकेट का प्रोपल्सन, ठीक है, कि रॉकेट में जब फ्यूल जलता है तो वो नीचे की ओर जलता है और रॉकेट को ऊपर की ओर पुश करता है, जिसकी वजह से उनका जो लीनियर मोमेंटम है वो सेम रहता है। इसका फॉर्मूला है कि m1 u1, u1 जो है इनिशियल वेलोसिटी पहला ऑब्जेक्ट का है और u2 जो है इनिशियल वेलोसिटी दूसरा ऑब्जेक्ट का है। वो किसके इक्वल होगा? m1 v1 प्लस m2 v2। जो v1 है वो फाइनल वेलोसिटी है पहले ऑब्जेक्ट का इंटरेक्शन होने के बाद, कोलिजन होने के बाद, और v2 जो है वो फाइनल वेलोसिटी है दूसरे ऑब्जेक्ट का, ये भी इंटरेक्शन होने के बाद। तो उस हिसाब से जो लीनियर मोमेंटम होता है उन दोनों का कंजर्व होता है, सेम होता है जो पहले दोनों बॉडी के कंबाइन देखे तो और कोलिजन के बाद देखे तो। थैंक्स स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। बाकी सारे टॉपिक्स जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।